हेलो स्टूडेंट्स। एक लंबे समय के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज़। पॉलिटिकल साइंस में जीरो टू हीरो, यस, जीरो टू हीरो बनाने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इस सीरीज़ को हम आगे से यूं ही चलाते रहेंगे। शुरुआत कैसे हो रही है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए जी, पॉलिटिकल साइंस में हम पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत। ये हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहले चैप्टर में 6 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। बढ़िया तरीके से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सोवियत संघ के विघटन के कारण, परिणाम और शॉक थेरेपी के बारे में। इनको हम पहले निपटा देंगे। इसके बाद कुछ जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर समझाते रहेंगे। लेकिन हमारी कोशिश जो है, क्योंकि हमारी सीरीज़ का नाम है जीरो टू हीरो सीरीज, मतलब हम केवल ज्ञान देने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, केवल बता दिया अपने, हमने ये समझा दिया वो समझा दिया। मेरी कोशिश ये है, चाहे वो ऑफलाइन हो, अब तो ऑनलाइन में भी इस कोशिश को मैं शुरू कर रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये है कि केवल ज्ञान के द्वारा ज्ञान बांट दो, बस कहानी खत्म, अपना निपटा दो, बस ये नहीं। आंसर राइटिंग में भी वो बच्चों की समझ झलक आनी चाहिए। तकरीबन हमारे आर्ट सेक्शन में यही होता है कि बच्चे नॉलेज तो ले लेते हैं अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग टीचरों से, अपने ज्ञान को संजो रखते हैं, लेकिन वो जो संजोया हुआ ज्ञान है ना, उसको अच्छी तरीके से वो परिलक्षित नहीं कर पाते हैं, आंसर सीट में दिखा नहीं पाते हैं। इसकी वजह यह है कि वो खाली कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो कभी ज़रूरत ही नहीं समझते इन सब चीज़ों की कि हमें आर्ट से लेकर बस ज्ञान लेना है, बस इतना ऐसे ही निपटाना है। आंसर राइटिंग ना आर्ट से का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सभी बच्चों को जो कला के क्षेत्र के हैं, मेरे ख्याल से तो और भी, चाहे इकोनॉमिक्स के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, उनको आंसर राइटिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरी कोशिश इसी पर ही है। तो समझाने का प्रयास यही है कि हम किस तरीके से आंसर को लिखेंगे यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक, जिसका नाम है सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और सभी छात्र और छात्राओं को यदि वीडियो पसंद भी आती है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ज़रूरत है इस चैनल को बढ़ते हुए सब्सक्राइबरों की। उसी के साथ हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, नहीं तो फिर इसी तरीके से चीज़ें बड़ी बिखरती चली जाती हैं। ये जो फिर आत्मबल आता है ना, फिर अंदरूनी आत्मबल आता है, ये थोड़ा सा भौतिक आत्मबल आता है कि सब्सक्राइबर बढ़ गए तो हम यूट्यूब में वीडियो डलवाएंगे। एक फिर अब बिना सब्सक्राइबर बढ़े भी हम आत्मबल के द्वारा फिर वीडियो उसमें अपलोड करते हैं, तो एक अलग तरीका है। तो वो चीज़ अलग है। भौतिक आत्मबल भी, भौतिक बल भी मिलना ज़रूरी है यहाँ पर यूट्यूब चैनल को। तो आइए शुरुआत करते हैं सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। आइए चर्चा करते हैं कारण क्या थे। सर, जब ये प्रश्न आता है ना तो 6 नंबर का हमने देखा है, बच्चे कहते हैं कि 6 नंबर का। अब जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा रहा है लास्ट ईयर में। जी हाँ, साल में कई बार पूछा जाता है, साल में कई बार। सर, साल में कई बार? हाँ हाँ, प्री बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड में तो आता ही है, इवन यूटी हो जो होते हैं स्कूल में, वहाँ भी पूछा जाता है। तो वाकई इसका वेटेज काफ़ी है, काफ़ी है जी, काफ़ी है 6 नंबर का जो है। लेकिन प्रश्न में जब मैं आंसर देखता हूँ बच्चों के, तो वो झलक दिखाई नहीं देती है जिस तरीके से कारण नॉर्मली सभी को पता होते हैं। खाली 6 पॉइंट लिख देते हैं, या सपोर्ट मटेरियल से जो आते हैं पॉइंट वाइज खाली इसी को ही लिख देते हैं, बस कहानी ख़त्म। जो होना चाहिए ना आंसर में वो दिखता नहीं है। आइए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना चाहिए। सबसे पहले हम कारणों की, सीधे कारणों पर न जाते हुए पहले हम बताएंगे कि सोवियत संघ था कौन, सोवियत संघ कौन था। आइए बताइए क्या था सोवियत संघ। शुरुआत वहीं से करेंगे कि 1917 में रूस में हुई थी समाजवादी क्रांति। उसके बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले ये बताना है कि 1917 में समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया था, समाजवादी क्रांति के बाद। फिर बताओगे उसके बाद क्या हुआ। 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था? 1945। उसके बाद क्या हुआ? समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, वो महाशक्ति बनकर उभरा था। फिर हमने ये बताया, साथ साथ हम ये भी बताएंगे ये जो सोवियत संघ था इसकी विचारधारा कैसी थी। इसकी विचारधारा बच्चों कैसी थी? इसकी विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। तो एक ही लाइन में हमने ये सब बता दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महाशक्ति बनकर उभरा सोवियत संघ की राजनीति व्यवस्था किस पर केंद्रित थी?
साम्यवादी विचारधारा पर केंद्रित थी। आप इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में भी बदल के लिख सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरा जिसकी राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी विचारधारा पर केंद्रित थी। ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। फिर आगे देखो आपको क्या लिखना है। 15 गणराज्यों से मिलकर बना सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। हमने ये बता दिया कि कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। हम सीधे लिख देते कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, वो मज़ा नहीं आता। हमने ये भी बता दिया कितने गणराज्यों से मिलकर बना, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। विघटन कब हुआ, 1991 में हुआ। जिन बच्चों को याद हो जाए कि 25 दिसंबर को भी हुआ था, ये पूरा इसका डेट है, इस तारीख को हुआ था, तो वो भी लिख सकते हैं कि 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। तो शुरुआत हमने क्या करी सर, शुरुआत हमने ये करी बच्चों कि हमने ये बता दें कि सोवियत संघ की स्थिति क्या थी, कब ये पैदा हुआ, फिर कैसे आगे बढ़ा और 1991 में इसका विघटन हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि ये विघटन क्यों हुआ, कारण क्या थे। सबसे पहला कारण जो इसका माना गया है वो है कमज़ोर अर्थव्यवस्था। सबसे पहली चीज़ तो कारणों पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंतर्गत जितनी भी हेडिंग्स आएंगी, पहले उन हेडिंग्स को आप समझने की कोशिश करना, हेडिंग्स को एक साथ समझने की कोशिश करना। जैसे सबसे पहली हेडिंग है कमज़ोर अर्थव्यवस्था, उसके बाद है सत्ताधारी दल के सदस्यों का विरोध, पश्चिमी देशों के प्रति जागरूकता, जनता में असंतोष, देश में सत्ता का केंद्रीकरण, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार, राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। तो कुल कितनी हेडिंग बन गई है, 7 हेडिंग है। तो उन 7 हेडिंग को आपको गौर से देखना है, पूरे कारणों को। हमारी बुक में कारण बहुत सारे दे रखे हैं, अलग तरीके से अव्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं, तो इनको व्यवस्थित तरीके से संजोना 6 नंबर में बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो 7 अलग अलग हेडिंग में इसको दिखाकर यहाँ पर कोशिश की गई है। तो इसमें हमें हेल्प भी मिलती है अदर मटेरियल से भी। तो कोशिश ये है कि हम आपके सामने इसको बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करें। कमज़ोर अर्थव्यवस्था की हम बात करें, सबसे पहले हेडिंग है कमज़ोर अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी। पहले चीज़ तो आपको समझना होगा कि सोवियत संघ के विघटन का कारण केवल खाली रट्टा मारने वाला काम नहीं है, ये आपके लिए पूरा मोरल वैल्यूज़ है। ये किस तरह से मोरल वैल्यू है, आपके फ्यूचर में आने वाले काम क्यों है कि किसी भी देश का यदि विघटन होता है उसके पीछे कारण भी मूलतः यही माने जाएंगे। ठीक है, किसी भी देश का होता है तो कहें कमज़ोर अर्थव्यवस्था। जी हाँ, आज भी किसी भी देश के विघटन का यदि कारण कोई होगा तो वो होगी इसकी इकोनॉमी। तो सोवियत संघ का भी ही था। तो बताएंगे इस हेडिंग में कि कमज़ोर अर्थव्यवस्था कैसी थी। पहले तो बताओगे कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या थी, उसकी कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी। फिर बताओगे सर क्यों थी क्योंकि उसने अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों पर ज़्यादा खर्च कर रहा था, सेना पर उसने ज़्यादा खर्च किया, इवन यहाँ तक कि उसने पूरी यूरोप के देशों पर ज़्यादा खर्च किया। पूरी यूरोप के देशों पर विकास पर ज़्यादा खर्च क्यों किया हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि यूरोप इसमें 2 भागों में बटा था। एक था पश्चिमी यूरोप, दूसरा पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप अमेरिकन गुट में शामिल था, पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के गुट में शामिल था। सोवियत संघ ये बिल्कुल नहीं चाहता कि पूरी यूरोप के देश पश्चिमी यूरोप के देशों के प्रभाव में आए, इसलिए उसने पूरी यूरोप के देशों के विकास पर ज़्यादा खर्च किया। लेकिन किसी भी देश को अगर चलाना है तो आपको अपने देश के अंदर मौजूद समस्त क्षेत्रों का विकास भलीभांति करना चाहिए, नहीं कि किसी एक इलाके का आपने ज़्यादा विकास कर दिया, उससे क्षेत्रीय असमानताएं पैदा होती हैं। तो पूर्वी यूरोप के देशों पर उसने ज़्यादा खर्च किया। जी हाँ, इससे अर्थव्यवस्था बढ़ गई, इससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। क्या हो गई बच्चों, इससे अर्थव्यवस्था क्या होगी, गड़बड़ा गई। ये ध्यान देना, यहाँ पर डिस्ट्रप्शन हो गया। गहरा आर्थिक दबाव से क्या हो, ये गहरा आर्थिक दबाव जो है उसके विघटन का एक कारक बन गया। गहरा आर्थिक दबाव प्रेशर क्या है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो किसी भी देश के लिए पैसे तो लिमिटेड होते हैं ना, संसाधन लिमिटेड होते हैं, संसाधन रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। उन रिसोर्स का भलीभांति यूज करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का दुरुपयोग किया, जहाँ करना चाहिए था वहाँ नहीं किया। कहाँ किया, परमाणु हथियारों पर, सेना के साजो सामान पर ज़्यादा खर्च किया क्योंकि उसको अमेरिका को टक्कर देनी थी। जबकि ज़्यादा ध्यान देता तो अपनी सामाजिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देता था, सामाजिक विकास पर ज़्यादा खर्च करता तो शायद ज़्यादा देश आगे बढ़ता। और सारे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्च करना पड़ता है किसी देश को। इन सब चीज़ों पर यदि देश ज़्यादा ध्यान दे तो अच्छा है। चलो ठीक है, परमाणु हथियार भी ज़रूरी हैं, सैनिक साजो सामान भी ज़रूरी हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान देना वो थोड़ा सा मुश्किल परिस्थितियाँ पैदा कर देगी। तो इससे उसकी इकॉनमी में क्या आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा।
फिर एक और महत्वपूर्ण बात इसमें आपको लिखनी पड़ेगी कि जनता को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। ये लाइन बड़ी छोटी है लेकिन है इसका महत्व बहुत ज़्यादा। जरा सोचिए, जब कोरोना था, कोरोना के टाइम में समय लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई तो भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी स्लो डाउन स्थिति में आ गई थी। लेकिन फिर से भारत ने अपने आप को रिवाइव किया, भारत के लोगों ने मेहनत करी और उसके दम पर भारत टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। अब तो टॉप 3 में आने को तैयार बैठा हुआ है। तो ये स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि भारत के लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता थी। इसीलिए तो लॉकडाउन के बाद भारत के लोगों ने अपने तन मन धन के द्वारा क्या किया, देश के विकास में योगदान दिया है और आज हम टॉप 3 में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमारी सीट खाली होने वाली है। तो ये स्थिति सोवियत संघ के पास नहीं थी, वहाँ के लोगों के पास नहीं थी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, लोगों के पास चॉइस नहीं होगी, और चॉइस नहीं होगी तो लोग किस तरीके से अपना विकास कर पाएंगे, विकास के लिए रास्ते खोल पाएंगे। दूसरा बड़ा कारण माना जाता है सत्ताधारी दल के सदस्यों का विरोध। वहाँ पर सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। अब जरा देखिए, देश में उसमें बदलाव हो रहे थे, गोर्बाचेव ने सुधार लागू किए थे, पूंजीवाद की ओर वहाँ के लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा था, पश्चिमी देशों के विकास के प्रति वहाँ की जनता आकर्षित हो रही थी, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य इसके विपरीत विचार रखते थे। अब इस लाइन की बात हमने क्यों करी सर? इस लाइन की बात हमने इसलिए करी क्योंकि टॉपिक था सत्ताधारी दल के सदस्यों का विरोध। आइए इस टॉपिक को समझते हैं। पॉलिटिकल जो पार्टी वहाँ पर थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी और लोगों की बात करते हैं, वहाँ जनता वहाँ पर आकर्षित हो रही थी गोर्बाचेव के सुधारों से। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो वहाँ पर सुधार करे, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। पूंजीवाद की ओर वहाँ की जनता आकर्षित हो रही थी, किस तरीके से पश्चिमी देश आगे बढ़ रहे हैं इस बात को भी उनका पता चल चुका था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य इसको लेकर बिल्कुल विपरीत विचार रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से सोवियत संघ में किसी भी प्रकार का कोई सुधार हो, क्योंकि देश में एकमात्र दल का सत्ता पर क्या था, नियंत्रण था। कम्युनिस्ट पार्टी का ही सत्ता पर नियंत्रण था और वहाँ के जो मेंबर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर थे, वे लोग साम्यवादी व्यवस्था का क्या कर रहे थे, लाभ उठा पा रहे थे, अधिक लाभ उठा पा रहे थे। और यदि सुधार होते तो उन्हें अपने सत्ता में हस्तक्षेप कम नज़र आ रहा था और उनकी विशेषाधिकारों में कमी हो रही थी। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अतः वे इसका विरोध कर रहे थे कि राज्य का नियंत्रण कम हो और जनता को अधिक स्वतंत्रता मिले। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इन सुधारों से, जो चाहे गोर्बाचेव के सुधार हों, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, क्योंकि इनसे क्या हो रहा था, उनकी सत्ता में हस्तक्षेप कम हो रहा था, उनके विशेषाधिकारों में कमी हो रही थी। इसलिए उन्होंने इन सुधारों का, इन चीज़ों का क्या किया, विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि राज्य का नियंत्रण कम हो। आप सभी को पता होना चाहिए कि सोवियत संघ में राज्य के हाथ में ज़्यादा पावर थी, सब कुछ राज्य ही देखता था। राज्य के अगर शक्ति कम होती तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की शक्ति भी कम हो जाती, और यदि राज्य की शक्ति कम होती तो जनता को अधिक स्वतंत्रता मिलती, जो कि बिल्कुल अपोजिट था कम्युनिस्ट पार्टी के दलों के हितों के। आपको समझना होगा, जो वहाँ की जनता थी और कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे, उन दोनों के हित अलग अलग थे। और जब इस तरीके से दोनों के हित अलग अलग होते तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, टूटेगा। जनता के हित कुछ और हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के हित कुछ और हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के हित क्या है कि देश में साम्यवादी व्यवस्था ही बनी रहे, और जनता का हित किस में है कि देश में साम्यवादी व्यवस्था का अंत होने से ही उनका भला होगा। तो दोनों के हित अलग थे, तो हित टकराए और सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। आगे देखते हैं। सर हेडिंग तो आपने बता दी, लिखना थोड़ा सा टफ बैठ रहा है इसमें। सर लिखना क्या है, किस तरीके से लिखें हेडिंग को? हेडिंग में बातें देखो, पहले तो आप बताओगे कि कम्युनिस्ट दल के सदस्य विपरीत विचार रखते थे। किस चीज़ के विपरीत विचार रखते थे? वो नहीं चाहते थे कि पूंजीवाद की ओर झुकाव बढ़े, वो नहीं चाहते थे कि पश्चिमी देशों की तरह विकास के रास्ते में वो आगे बढ़े, गोर्बाचेव के सुधारों के भी वो खिलाफ थे। फिर बताओगे क्यों वो ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उनको साम्यवादी व्यवस्था से अधिक लाभ हो रहा था, उनकी सत्ता में हस्तक्षेप कम हो रहा था, उनके विशेषाधिकारों में कमी हो रही थी, इसलिए वो इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे थे। ये आपने बताया इसमें, ओके। फिर आज लास्ट में आपने ये भी बता दिया कि वो राज्य का नियंत्रण कम हो, वो ये भी नहीं चाहते थे, जनता को अधिक स्वतंत्रता मिले, ये भी नहीं चाहते थे। और इसके पीछे मैंने आपको कारण बता दिया, जो बुक में नहीं है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि दोनों के हित क्या थे, अलग अलग थे। पश्चिमी देशों के प्रति जागरूकता, जी हाँ, पश्चिमी देशों के प्रति जागरूकता बढ़ रही थी। इस किसकी बढ़ रही थी? नागरिकों की बढ़ रही थी। सोवियत संघ के नागरिकों की पश्चिमी देशों के प्रति जागरूकता बढ़ रही थी। इससे हुआ क्या?
इससे ये हुआ कि सोवियत संघ के नागरिकों को अपने देश के सिस्टम और पश्चिमी देशों के सिस्टम में डिफरेंस नज़र आने लगा, अंतर देख उनको नज़र आने लगा। अपने सिस्टम का मतलब अपनी राज्य व्यवस्था, पश्चिमी देशों के सिस्टम का मतलब पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था में अब वो अंतर को देख सकते थे। और अंतर क्या दिखाई दे रहा था, उनको ये दिखाई दे रहा था कि पश्चिमी देश औद्योगिक और सूचना के क्षेत्र में क्रांति कर चुके हैं और वो भी चाहते थे कि उनका देश भी बदलाव करे, इसी तरीके से क्रांति लेकर आए। जबकि उन्हें पता था, उन्हें पता चल चुका था कि सोवियत संघ उन देशों से पीछे है और उन्हें साफ साफ इस चीज़ के कारण भी दिखाई दे रहे थे। जब रियलिटी जब उनको पता चली, इन एहसासों से वहाँ की जनता को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से धक्का लगा, शॉक लगा। मनोवैज्ञानिक तो लगेगा ही ना। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपका देश बहुत बड़ा है, मैं कह रहा हूँ आपका देश, जैसे हमें कहा जाए कि इंडिया विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है और हमें लगा कि यार इंडिया विश्व की बड़ी शक्ति है, लेकिन देश में कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो बार बार हमें धक्का लगाती हैं, हमें निराश कर देती हैं कि हम एक वैश्विक शक्ति बनने जा रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। तो मनोवैज्ञानिक रूप से शौक लगता है कभी कभी जब हमें रियलिटी पता चलती है। तो यही हाल सोवियत संघ की जनता का भी था। राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वहाँ के लोगों को धक्का लगा जब उनको पता चला कि उनका देश तो पिछड़ा हुआ है पश्चिमी देशों से। वहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, वहाँ सूचना के क्षेत्र में क्रांति हो चुकी है, वो लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग पीछे हो रहे हैं। तो वहाँ की जनता अब क्या देखी रहेगी, वो बदलाव की मांग करेगी, वो चाहेगी कि कुछ बदलाव हो हमारे देश में भी। और बदलाव होंगे तो विरोध होगा और विरोध को कुचलने के लिए सरकार तैयार रहेगी। लेकिन क्या उन बदलावों को वो लागू कर पाएंगे, नहीं लग कर पाएंगे, वो चीज़ हम आगे देखते हैं। जनता में असंतोष, जी हाँ, जनता में असंतोष के अंतर्गत हम बहुत सारे पॉइंट लिखेंगे कि किस तरीके से असंतोष था। एक पर्टिकुलर रीजन से तो असंतोष नहीं था, हाँ एक रीजन ऐसा था जिसकी वजह से असंतोष बहुत ज़्यादा था। वो क्या था, ज़रा ध्यान देना। साम्यवादी दल जो के सदस्य जो 70 वर्षों तक शासन कर रहे थे, 70 ईयर हो गए थे भाई साहब कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को शासन करते करते, अब वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे, जवाबदेह नहीं रहे। इससे क्या हो रहा था, जनता का विश्वास हट रहा था किसके प्रति, राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध सोवियत संघ के प्रति। सोवियत संघ जो ऑलरेडी पॉलिटिकल रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, स्टैग्नेंट हो चुका था, काम नहीं कर रहा था, अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा था, उसके प्रति जनता का विश्वास हट गया। क्योंकि वो पार्टी जो इतने सालों से शासन कर रही थी उसके मेंबर अब जवाबदेह नहीं रहे। और जब कोई जवाबदेह नहीं होता है इसका मतलब दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है इसका मतलब भ्रष्टाचार है। इसका मतलब क्या है, भ्रष्टाचार है। और यदि भ्रष्टाचार है तो इसका मतलब कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, इसका मतलब खुलापन नहीं है। अगर खुलापन नहीं है तो देश की जनता इस बात की मांग करेगी कि खुलापन लेकर आओ, सिस्टम में थोड़ा सा ओपननेस लेकर आओ। देखिए वहाँ की सरकार खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा दिखा रही थी। अनिच्छा का मतलब इच्छा ही प्रकट नहीं कर रही थी और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। गलतियाँ हो जाती, किसी भी सरकार से हो ही जाती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, क्षमता ही नहीं थी। इससे वहाँ के लोगों का अपनी पार्टी के सदस्यों से, पार्टी से विश्वास हट गया। और जब विश्वास हटेगा तो वो नहीं चाहेंगे कि हम इस पार्टी को वोट करें। जनाधार में क्या आ रही थी, कमी आने लगी थी। जनाधार का मतलब कितने लोग कम्युनिस्ट पार्टी को फेवर करते थे, हालांकि वहाँ पे एक ही पार्टी का ऑप्शन था। यह भी विघटन का क्या हुआ, एक कारण बन रहा था। जनता के सरकार के प्रति, जनता का सरकार के प्रति विश्वास क्या हो रहा था, कम हो रहा था। विश्वास कम होगा तो अब विरोध करेगी, लेकिन कभी भी नीतियों का विरोध न कर पाने से वो चुटकुलों के द्वारा विरोध करती थी, कार्टूनों से जनता क्या करती थी, विरोध प्रकट करती थी। आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ में लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र नहीं था तो जनता को ये अधिकार नहीं था कि वह सरकार की आलोचना खुलेआम कर सके जैसे हमारे देश में होती है। लेकिन एक हद तक ही क्या किया जा सकता है, जनता के अधिकारों का दमन किया जा सकता है। तो भले ही वो सरकार के खिलाफ चुटकुलों के और कार्टूनों के द्वारा विरोध करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे खुलकर प्रश्न वो करने लगे। जनता को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, उत्पादन के संसाधनों पर सब कुछ राज्य के हाथों में ही कंट्रोल था। ये सब वजह थी जिससे जनता में क्या आ गया, असंतोष की भावना पैदा हो गई। स्वतंत्रता नहीं होती तो वैसे भी असंतोष पैदा होता है। घर में वैसे ही खर्चा नहीं चल रहा और सरकार के लिए तुम ये धंधा नहीं कर सकते हो, वो धंधा नहीं कर सकते हो, तो जनता में तो असंतोष पैदा होगा ही होगा ना। उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का ही नियंत्रण है। उत्पादन के संसाधन का मतलब है जहाँ से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे वो पहला प्राथमिक क्रिया हो, चाहे द्वितीय क्रिया हो, तृतीय क्रिया हो, चतुर्थक हो, पंचम हो, सब कुछ राज्य के हाथ में रहेगा। तो लोग क्या करेंगे भाई, लोग किस तरीके से अपनी क्षमता को आगे बढ़ाएंगे, लोग किस तरीके से अपने विकास
के रास्ते को आगे विकास के रास्ते में चल पाएंगे। ये सब एक तरीके से जनता में असंतोष के कारण बने ये सब चीज़ें। अगला पॉइंट देखिए, देश में सत्ता का केंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोवियत संघ एक विशाल देश था। कितना देश था? बहुत विशाल था, बड़ा वास्ट एरिया था। आप लोगों को ज्योग्राफी में एक टॉपिक है, उसमें आपने पढ़ा होगा परिवहन वाले चैप्टर में, कि सोवियत संघ में एक विशाल नेटवर्क था रेलवे का। लगभग 9,322 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन थी वहाँ पर। ओके, तो 9,322 इतने किलोमीटर में वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ था, लगाइए 9,000। तो परंतु जो सिस्टम था ना वहाँ का साम्यवादी था। सत्ता जो थी वो साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था थी। पावर कैसी थी, अथॉरिटी कैसी चलती थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, साम्यवादी थी। ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीके से तो चलती नहीं थी। इसकी वजह से वहाँ का सिस्टम कैसा था? सेंट्रलाइज्ड था, केंद्रीकृत था। मतलब सब कुछ किसी एक पर्टिकुलर रीजन से क्या होता था, सिस्टम को चलाया जाता था, मास्को से। कहाँ से? मास्को से। सब कुछ किसके हाथों में नियंत्रण था? राज्य के हाथों में नियंत्रण था। और जब किसी के पास, किसी पर्टिकुलर बंदे के पास से सब कुछ कंट्रोल होता है ना, तो बाकी लोग क्या करते हैं? अलगाव महसूस करते हैं। तो वहाँ की जनता अलग हो रही थी। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए आप, अगर हाँ अभी हाल ही में हमारे देश में क्या होता है, एक रेलवे की दुर्घटना हुई थी ना, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो हमारे रेल मंत्री गए, प्रधानमंत्री भी गए। अगर मान लीजिए नहीं जाते तो जनता में अलगाव की भावना पैदा होती। जनता, वहाँ की जनता को लगता कि यार प्रधानमंत्री भाई साहब क्यों बना रखा है, ये कभी मिलने तो आता नहीं, इतनी दुख में एक बार आ भी जाता, सांत्वना देता, कुछ तो करता। तो ये अलगाव की भावनाओं को पैदा करने के लिए ही वहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं, रेल मंत्री भी जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक इमोशनल करने वाली बातें होती हैं। चलो दुर्घटना जो हो गई, लेकिन कम से कम आप ऐसी फीलिंग तो जनरेट करो लोगों के अंदर, हम तुम्हारे साथ हैं यार, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती, माफ़ कर दो अब। अतः वह स्वयं को राज्य व्यवस्था और शासकों से क्या महसूस कर रही थी? अलग महसूस कर रही थी। ध्यान देना, अगर सरकार जनता के हितों को पूरा नहीं कर पा रही है, कम से कम, या करने में क्षमता नहीं है, कम से कम शांतिमता तो प्रकट कर दे, तो कुछ तो करे। लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए वहाँ की जनता अलग महसूस कर रही थी राजाओं से, शासकों से। शासकों का मतलब जो सत्ताधारी दल के जो सदस्य हैं, और सिस्टम से। इसलिए पूरे देश में नियंत्रण क्या हो गया था? कठिन हो रहा था। इतना बड़ा देश था ऑलरेडी, और सिस्टम सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत सिस्टम था। ऐसे बड़े सिस्टम में विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा आपने 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। महात्मा गांधी भी विकेंद्रीकृत व्यवस्था के समर्थन में थे। इंडिया में भी विकेंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है। कहाँ? निचले स्तरों पर, ग्राम पंचायतों के स्तर पर। आपने याद है ना, ग्राम पंचायत आपने पढ़ा है, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत। ऐसे ही शहरों में भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है ताकि देश के लोगों का विश्वास बना रहे आपके सिस्टम के प्रति। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। अंततः मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने 1985 में, और उन्होंने सोवियत संघ की कमियों को देखते हुए सोवियत संघ में कुछ सुधार करने की कोशिश करी, नीतियाँ लागू करी। तो नीतियाँ, अब इसमें आंसर में किस तरीके से लिखना है, देखो पूरे पैराग्राफ को आपको ये बताना है कि पहले तो ये बताया कि वो क्यों ये नीतियाँ लेकर आए। देश को पश्चिमी देशों की तरह विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने ये सुधार की नीतियाँ लागू करी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, पश्चिम के देशों के बराबर लाने के लिए उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए। लेकिन फिर ये भी बताओ कि उन्हीं के लोगों ने, यानी कि सत्ताधारी दल के सदस्यों ने ही इसका विरोध किया। उन्हीं के ही दल के सदस्य स्वयं नियंत्रण खुद एक समर्थन नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि इन सुधारों से उनकी सत्ता में कमी आ जाएगी, उनके नियंत्रण में कमी आ जाएगी, उनके विशेषाधिकारों में कमी आ जाएगी। इसलिए उन्हीं के दल के सदस्यों ने इन सुधारों का समर्थन नहीं किया। तो मिखाइल गोर्बाचेव के इन सुधारों को सहयोग नहीं मिला। सहयोग नहीं मिलने से और जनता को अचानक छूट मिलने से, नियंत्रण के अभाव से उनके सुधार का लाभ उतना न हो पाया था। देखो, मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सुधार किए, ठीक है, वो सुधार अच्छे थे, लेकिन इन सुधारों को जरा देखिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एक बंद पिंजरे में पक्षी को, वहाँ पर पिंजरे में बंद पक्षी को बंद कर रखा है, और आप पिंजरे को खोल दीजिए तो पक्षी फिर वो वापस आने के उसके चांसेस बहुत कम हैं। ऐसी ही सोवियत संघ की जनता की हालत बताओ ऐसी ही थी। वहाँ के लोगों को आज़ादी तो थी नहीं, और अचानक मिखाइल गोर्बाचेव ने भाई साहब आज़ादी दे दी, अचानक दे दी, एकदम दे दी। तो वो देखे रह गए भाई, उनको ऐसी आज़ादी कभी मिली नहीं थी। और फिर से वो पुरानी वाली व्यवस्था में नहीं आना चाहते थे। वो चाहते थे भाई साहब और ज़्यादा आज़ादी मिले, जल्दी मिले आज़ादी, जल्दी मिले, स्पीड से मिले। इस पर कोई कंट्रोल था नहीं, सिस्टम इस तरह से बनाया नहीं गया था। तो इन सभी चीज़ों से क्या हुआ, सुधार का लाभ उतना नहीं मिल पाया जो मिलना
चाहिए था। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार क्या हो गए, विपरीत साबित हो गए और सोवियत संघ के विघटन के कारण के महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुए। ठीक है, आगे क्या है, राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। अंतिम कारण है राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। सोवियत संघ के विघटन का अंतिम कारण और महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार है। राष्ट्रवादी भावना मतलब देश के एक राष्ट्र के प्रति भावनाएं पैदा करना। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लोगों के बीच में ये भावनाएं पैदा हो सकती है कि हमारा भी अपना एक राष्ट्र होना चाहिए। ऐसी बात देखो, इसने ना लोगों को अचंभित कर दिया था। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, इनका उभार कहाँ हुआ, सोवियत संघ के समृद्ध राज्यों में हुआ, प्रॉस्परस स्टेट में हुआ। चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, जॉर्जिया हो, बाल्टिक हो, ये समृद्ध राज्य थे, समृद्ध गणराज्य थे सोवियत संघ के। वहाँ राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हुआ। राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार होने की आशंका जो जताई जा रही थी, वो मध्य एशियाई गणराज्यों में ज़्यादा दिखाई दे रही थी। यानी कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो जो 5 स्थान है ना, 5 स्थान बताऊंगा मैं आपको, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, इनमें ज़्यादा आशंका नजर आ रही थी। लेकिन हुआ इसका विपरीत। वास्तव में उन गणराज्यों को लग रहा था, किन गणराज्यों को लग रहा था कि पिछले जो राज्य हैं जैसे कि मध्य एशियाई राज्यों को सोवियत संघ स्वयं में सम्मिलित कर उन पर अधिक खर्च कर रहा था। देखिए, ये जो समृद्ध राज्य थे, इनको लग रहा था कि ये जो आपने पिछड़े गणराज्य हैं ना, मध्य एशियाई गणराज्य जो पिछड़े हैं, ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे राज्य हैं, इनको तुमने सोवियत संघ में शामिल करके उन पर ज़्यादा खर्च कर रहे हो। इससे इन लोगों के मन में क्या आ गया, स्वयं को मध्य एशियाई लोगों से अलगाव की स्थिति घर करने लगी थी। ये कोशिश थी हमसे अलग कर दो इनको। अब इस पूरे टॉपिक को तुम ऐसे समझो कि दो भाई हैं, एक बड़ा भाई जो है वो मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम मेहनत कर रहा है, और छोटा वाला भाई साहब कुछ नहीं कर रहा है। वो बड़े वाला भाई मेहनत करके घर में एसी की व्यवस्था कर चुका है, ऐसो आराम की ज़िंदगी हो रही है छोटे वाले भाई के लिए। वो दिन भर एसी में बैठ के अपना बैठा हुआ है, और बड़ा भाई साहब बिना एसी के काम कर रहा है। तो उसके अंदर एक फीलिंग आएगी ना कि यार मेहनत मैं कर रहा हूँ और खाइए मज़े ये कर रहा है। तो वही स्थिति, वही भावना उसी तरीके से भावना यहाँ भी पैदा हुई। तो बड़ा वाला भाई फिर अलग होने की सोचेगा नहीं, सोचा अलगाव की स्थिति पैदा होगी नहीं होगी। वही हाल यही हुआ। उन्हें लग रहा था कि सोवियत संघ ने अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों को स्वयं में सम्मिलित कर उन्हें महत्व नहीं दिया। याद रखना, इतने पिछड़े क्षेत्रों को क्या करके शामिल करके तुमने इन क्षेत्रों को महत्व नहीं दिया, ऐसी भावना इनके अंदर पैदा हो गई। अतः आर्थिक दबाव, जनता में असंतोष, राष्ट्रवादी और संप्रभुता की इच्छा, विपक्षी दलों के अभाव के कारण विघटन हुआ। जी हाँ, एक याद होना चाहिए आपको, वहाँ पर सत्ताधारी दल के सदस्यों का विरोध, सत्ताधारी दल जो वहाँ पर थी 70 सालों से शासन कर रही थी। अगर जनता के पास विपक्षी दल का एक ऑप्शन होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। हमारे इंडिया में ऐसा होता तो हर 5 साल में सरकार बदलती जाती ना, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। ये एक अच्छा तरीका है। यदि आपको लगे कि ये दल अब तानाशाही हो रहा है तो दूसरी पार्टी को लेकर आ जाओ। तो ये सिस्टम नहीं था, इसलिए सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो बढ़िया तरीके से मेरे ख्याल से ये 7 पॉइंट आपके हो जाने चाहिए। कोशिश करना इसको लिखने की, हर एक पैराग्राफ में यही बताना है कि यदि ये हुआ तो क्यों हुआ, यदि हुआ तो अगर मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करे तो क्यों करे, देश में सत्ता का केंद्रीकरण था तो किस तरीके का सत्ता का केंद्रीकरण था, इससे क्या हुआ ये आपको बताना है। जनता में असंतोष हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार था तो कहाँ हुआ, पहले ही आपको बताना है राष्ट्रवादी भावनाएं कहाँ उभरी और क्यों उभरी, ये भी आपको बताना है। तो इस तरीके से सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हो गए, खत्म हो गए। आइए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले। ओके जी हाँ, सीधे अगर मैं बताऊँ तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम को हम 5 हेडिंग में पढ़ेंगे, 5 हेडिंग में पढ़ेंगे। लेकिन मैं सीधे इसमें नहीं जाऊँगा, आंसर कैसे लिखेंगे देखो, पहले बताओगे आप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए, एक अमेरिकन गुट और एक सोवियत संघ वाला गुट। इन दोनों गुटों का नेतृत्व अमेरिका और सोवियत संघ कर रहे थे। फिर संपूर्ण विश्व 2 महाशक्तियों के आपसी संघर्ष के शीत युद्ध का गवाह बना। शीत युद्ध का दौर अब चैप्टर में हमारे सिलेबस में है नहीं तो उस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हुई, यानी कि आपस में इनके बीच में प्रतिद्वंदिता बहुत ज़्यादा थी। शीत युद्ध क्या थी, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच में आपसी क्या रहती थी,
प्रतिद्वंदिता रहती थी, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता था हर एक क्षेत्र में, और तो वो कभी कभी तनाव में, कभी कभी संघर्ष में तब्दील हो जाता था। इससे क्या हुआ, इस पूरे शीत युद्ध की स्थिति ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर ली कि पूरे विश्व में हथियारों की होड़ बन चुकी, हथियारों का भंडार जमा होने लगा, ताकि एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति को काउंटर अटैक कर सके, उससे आगे बढ़ सके, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ हो। तो दोनों महाशक्ति चाहते थे कि अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाए। परंतु इस लड़ाई में कौन जीता? अमेरिका जीता, सोवियत संघ हार गया। धीरे धीरे पूरी जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई, सोवियत संघ वाली। अब वहाँ के जो गणराज्य थे वो विरोध करने लगे और उन्होंने भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने की मांग करने लगे करी। आइए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। इन दो गुटों का नेतृत्व अमेरिका और सोवियत संघ कर रहे थे। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आपने कहानी शुरू करी। फिर इस पूरे संपूर्ण विश्व दो महाशक्तियों के आपसी संघर्ष के शीत युद्ध का गवाह बना। ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ, यह आपने बताया। एक दूसरे से महाशक्ति बढ़ने की होड़ ने हथियारों के भंडार जमा किए। ठीक है, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देश को स्वयं में मिलाया, बहुत सारे देशों को अपने गुट में शामिल किया। परंतु धीरे धीरे साम्यवादी शासन बदलने के लिए कई देशों में क्या हुए, जनता ने क्या किया, विद्रोह किया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। अभी विघटन कब हुआ ये आपको पता है ही, 25 दिसंबर 1991 को। परिणाम बताओ सर, परिणाम क्या निकले? सर परिणाम पहले तो यही निकला कि शीत युद्ध का अंत हो गया। एक्चुअली अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो सोवियत संघ के खत्म होने से कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया। शीत युद्ध का प्रारंभ अमेरिका और सोवियत संघ के स्वयं की महाशक्ति स्थापित करने की महत्वाकांक्षा से हो रहा था। इसी से तो हुआ था। दोनों देश क्या चाहते थे कि वो अपनी महाशक्ति बने अपने एरिया में, भाई साहब कोई और महाशक्ति बन ही नहीं पाए, केवल एक यूनिपोलर सिस्टम हो। सोवियत संघ भी ये चाहता था। इसकी वजह से दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ। दोनों ताकतवर थे, पश्चिमी और पूर्वी गठबंधनों के नेता थे। पश्चिमी गठबंधन का नेता कौन था? अमेरिका था। पूर्वी गठबंधन के नेता कौन था? सोवियत संघ था। परंतु सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण पूर्वी यूरोप के 8 देशों का साम्यवादी शासन बदलना था। ये जो पूर्वी यूरोप के देश है ना, ये वही थे जहाँ पर सोवियत संघ ने बहुत ज़्यादा खर्च किया था, और यही पूर्वी यूरोप के देश बाद में आज़ादी की मांग करने लगे। फिर पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन की दीवार, जो शीत युद्ध का प्रतीक थी, उसे गिरा दिया। आपको पता होना चाहिए बर्लिन की दीवार कब गिराएगी, कब गिराएगी? 1989 को। कोशिश करना कमेंट में लिख के कि कब गिराएगी, डेट के साथ और मंथ के साथ आप बताना कि इस पूरी बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया। ये शीत युद्ध का बहुत बड़ा प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को विभाजित करती थी। इसके गिराने के साथ से क्या हो गया, शीत युद्ध का भी अंत हो गया। ओके, और शीत युद्ध के अंत होने से ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिद्वंदिता भी क्या हो गई, खत्म हो गई। और यदि प्रतिद्वंदिता खत्म हो जाती तो क्या होता है, परमाणु हथियारों की जो होड़ है वो भी क्या होती, खत्म हो जाती। पहले मैं इस वाले पॉइंट में चले जाता हूँ। एक दूसरे को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो परमाणु हथियारों और सैन्य सामानों की होड़ चल रही थी, वह सोवियत संघ के पतन के पश्चात स्वयं ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। परमाणु बमों के विध्वंस से होने वाली असीम क्षति, असीम मतलब बहुत ज़्यादा क्षति को जानते हुए भी दोनों देशों ने इतना भंडार इकट्ठा कर लिया था कि पूरी तरह कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह पाता, दोनों का नुकसान होता। अतः सोवियत संघ के विघटन से यह होड़ समाप्त हो गई। विश्व जो दो सैन्य गुटों में बढ़ गया था वह भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। आइए जरा देखते हैं अब किस तरीके से इस हेडिंग की बातों को हमें लिखना है। इस हेडिंग में आप बताओगे कि परमाणु हथियारों की जो होड़ की समाप्ति हुई वो एक्चुअली क्यों हुई, बताओगे, यही तो बताओगे। क्या किस तरीके से बताओगे, बताइए। एक दूसरे को दोनों महाशक्ति बनाना चाहते थे, तो महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए परमाणु हथियारों की होड़ चल रही थी, और सोवियत संघ का पतन हुआ तो ये हथियारों की होड़ भी क्या हो गई, खत्म हो गई। परमाणु बमों के विध्वंस से, एटम बम का जो विध्वंस हुआ उससे ना बहुत ज़्यादा क्षति होती है। उस असीम क्षति को ये जानते थे, फिर भी इन्होंने क्या कर दिया, इतना भंडार इकट्ठा कर लिया था कि यदि युद्ध होता तो दोनों देशों को नुकसान पहुंचता। अतः सोवियत संघ के विघटन से यह होड़ क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। विश्व दो सैन्य गुटों में बढ़ गया था, वह भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि अमेरिका के सैन्य गुट का नाम नाटो था, जबकि सोवियत संघ के गुट का नाम क्या था, वार्सा पैक्ट था। और वार्सा पैक्ट भी क्या हो गया, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही खत्म हो गया। इसके अलावा अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बन गया। पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ के गुट में थे, सब साम्यवाद सरकार में बदल चुके थे। ओके ओके,
यहाँ पर ध्यान देना, पूरी यूरोप के देश जो सोवियत गुट में थे सब साम्यवादी सरकार में बदल चुके थे। सबके विचारों में बदलाव से पूंजीवादी और उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावशाली बनी। दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। विश्व में एकमात्र शक्तिशाली देश कौन रह गया? अमेरिका रह गया। तो अमेरिका जो है विश्व में एकमात्र महाशक्तिशाली बन गया, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो टूट गया था। जो पूरी यूरोप के देश थे, जो सोवियत संघ के गुट थे, वो वहाँ की जो सरकार साम्यवादी सरकारें थी वो सब बदल चुकी थी। साम्यवादी सरकारें भी बदल चुकी थी। सबके विचारों में बदलाव आ चुका था। विचार क्या था कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लो। इससे पूंजीवादी व्यवस्था और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, ये दोनों क्या होगी? ताकतवर होगी, इफेक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी। दो ध्रुवीयता ही खत्म हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ नाम की जो दो ध्रुवीयता चल रही थी वो भी खत्म हो गया। विश्व में केवल एक ध्रुवीयता की शुरुआत हुई और विश्व की एकमात्र महाशक्ति कौन रह गया? अमेरिका रह गया। विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका रहने से क्या हुआ? अमेरिका की सोच में बढ़ोतरी हुई। अमेरिका की जो सोच थी, विचारधारा थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इसके प्रति देशों का आकर्षण बढ़ा। हुआ क्या? सोवियत संघ के विघटन तथा कई देशों में साम्यवादी सरकारों के गिरने से पूंजीवाद के प्रति देशों का क्या हो गया? रुझान बढ़ गया था, रुचि बढ़ गई थी। हर देश चाहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए, मुक्त व्यापार को अपनाना चाहता था, फ्री ट्रेड को अपनाना चाहता था। अमेरिकी ताकत से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और भी इंटरनेशनल के लेवल पर क्या हो गई? प्रभावशाली हो गई, और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं अनेक देशों की क्या बन गई? एडवाइजर यानी कि सलाहकार बन गई। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करने के लिए हम शॉक थेरेपी में समझेंगे कि किस तरीके से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं सलाहकार बनी। सर लेकिन ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रुझान में हमने ये पॉइंट क्यों लिखा? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं अनेक देशों की सलाहकार बनी। देखो हमें बताना पड़ेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक्चुअली में जो संचालित हो रही थी वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तो संचालित हो रही थी, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से कंट्रोल, उसका नेतृत्व तो कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों में किसका कंट्रोल था? अमेरिका का कंट्रोल था। और यदि सोवियत संघ के देशों को अपने सिस्टम को सुधारना है, किसी भी तरीके से बदलाव लाने हैं, तो पैसे चाहिए। पैसों के लिए कहाँ जाएंगे? विश्व बैंक में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाएंगे। और वहाँ उसका मुखिया कौन बैठा है? अमेरिका बैठा है। तो ऑब्वियस बात है, जब किसी से हम पैसे लेते हैं तो 10 चीज़ें हमें सुनाते हैं, पहले सलाह देते हैं। तो ऐसी हाल इनका भी है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी। ये भी इन देशों के क्या बन गए? सलाहकार बन गए। नवीन देशों का हो गए। सोवियत संघ के विघटन का सबसे इजी, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, परिणाम क्या निकला कि जो 15 गणराज्य थे वो 15 नए देश बन गए। विश्व मानचित्र पर नए देश उभरे। कई स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ। मतलब स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल जो है हमारे नए सिलेबस में इसके बारे में पढ़ेंगे कि 15 गणराज्यों में से 12 गणराज्यों ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन किया। वो जो 3 थे ना, वो बाल्टिक राज्य थे, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। वो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल नहीं थे। CIS कुछ देश जैसे बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे और नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। सोवियत संघ के कुछ गणराज्यों में से, सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से बाल्टिक गणराज्य का मतलब 3 देशों से है, एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया। ये तीनों देश यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे, ये नाटो का सदस्य बनना चाहते थे। पूर्वी यूरोप के देश भी नाटो का सदस्य बनना चाहते थे। आप इसका प्रभाव आज भी देखते हैं, जैसे यूक्रेन जो है वो यूरोपीय संघ के साथ जुड़ना चाहता है, नाटो का सदस्य बनना चाहता है। इसीलिए तो रसिया इसका विरोध करता था और रसिया ने क्या किया? यूक्रेन पर अटैक किया। ऐसी बाल्टिक राज्यों का भी है, वो तीनों आज भी कोशिश करते हैं कि नाटो का सदस्य बन जाए। हाल ही में उनमें से एक सदस्य नाटो का सदस्य बनाए, शायद उनमें से एक, आई थिंक लिथुआनिया बनाए नाटो का सदस्य। मध्य एशियाई देशों ने रूस के साथ भी संबंध जारी रखे, लेकिन जो मध्य एशियाई देश थे ना सोवियत संघ के अंतर्गत, वो जो 5 स्थान थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे, इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया? रूस के साथ भी अपने अच्छे संबंध बनाए, अमेरिका के साथ भी, चीन के साथ भी, इन सब के साथ इन्होंने अपने रिलेशन बनाए रखे। इनको पता था कि हमें इन तीनों की ज़रूरत है, खाली दिक्कत हो जाएगी किसी एक के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छा बनाने से। इस प्रकार जो विश्व 2 गुटों में बटा था सोवियत संघ के विघटन के बाद, अब किसी गुट में शामिल नहीं था। ओके, पहले 2 गुटों में बढ़ गया था ना, अमेरिका और सोवियत संघ, अब कोई गुट रहा है ही नहीं। तो इस तरीके से हमने ये 2 महत्वपूर्ण 6 मार्क्स के क्वेश्चन को ख़त्म किया। सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम। कारण थोड़े से मुश्किल होते हैं, परिणाम तो बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। यदि वीडियो पसंद आए बच्चों, सभी छात्र और छात्राओं से निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
ओके, तो जय हिंद बच्चों।